नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस रोचक सफर की ओर। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत में हमें उदाहरण के रूप में एक कहानी दी गई है। सबसे पहले मैं इस कहानी को आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल शब्दशः जैसी कि ये इस किताब में दी हुई है ना। और इस कहानी के रूप से जो हमें समझाने की कोशिश की गई है उदाहरण के तौर पर, उसे हम समझने के पश्चात इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। हालांकि इस कहानी को पढ़कर भी हमने इस अध्याय की शुरुआत कर दी है। तो चलिए देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक यहाँ पे दिया हुआ है, जिम्मेदारी किसकी। तो शुरुआत करते हैं। देख, यहां लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। ही हा हा हा। रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी। ये कोई नेता वेता होंगे। श्श्श, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। ये विरोधी दल के हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, जो कि शब्दशः मैंने आपको अभी समझाई है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 बच्चियां अखबार पढ़ती हैं और अखबार में पढ़ने के पश्चात उनको ये पता चलता है कि लोग पानी की कमी से, जिस प्रकार से गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां फैल रही है, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है हैजा बीमारी के बारे में, उससे लोगों की मौतें हो रही हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कैसे माता पिता अपने बच्चों को सख्ती के साथ इस चीज के लिए मना करते हैं कि वे बाहर का कुछ भी ठंडा नहीं लेंगे, है ना। और फिर जब ये बच्चियां आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि सड़क बंद रहती है। पुलिस वाले भाई साहब जो है वह रोकते हैं और कहते हैं कि यह सड़क बंद है ना। सॉरी, पुलिस वाली मैडम जो है वह रोकती हैं और कहती हैं कि यह सड़क बंद है। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो आवाज उठा रहे हैं। अधिकारी नेतागण, है ना। तो वो लोग देखते हैं और आवाज सुन के उनको पता चलता है कि ये विपक्षी दल के यानी विरोधी दल के नेता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इस अध्याय का शीर्षक है कि राज्य शासन कैसे कार्य करता है, तो वह हमें इस अध्याय में जानने को मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ था ना कि हमने शासन के जो 3 स्तर थे कि वह किस प्रकार से कार्य करता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी, है ना। वो 3 स्तर कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे स्थानीय, राज्य और केंद्र, है ना। हमने कुछ डिटेल्स में इनके बारे में जाना था और विस्तार के साथ हमने यह जाना था कि जो स्थानीय शासन होता है उसके कार्य किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। अब दोस्तों, यह जो अध्याय हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें यह पता चलेगा कि जो राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल है, उस पे शासन जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है ना। बात करेंगे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की, है ना। लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, है ना। यानी लोग ही लोगों को चुनते हैं लोगों पर शासन चलाने के लिए, है ना। हम अपने लीडर्स को, अपने नेतृत्वकर्ताओं का चयन करते हैं चुनावों के माध्यम से। ठीक है ना। तो लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, यह हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में
हमें यह भी जानने को मिलेगा कि विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका इसमें होती है ना, उनके बारे में भी हमें जानने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा लोग शासन के सामने अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं, यह भी हमें जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, है ना। और हम यह देखेंगे कि किसी भी कार्य की अगर मांग लोगों को करनी हो तो वह अपने प्रशासन शासन से किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। और इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण भी जो है हमने लिया था, जो इस कहानी में हमने देखा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला शीर्षक ये है दोस्तों कि विधायक कौन होता है। यह शब्द आपने सुना होगा, है ना। विधायक जी, विधायक हम कहते हैं, एमएलए जिन्हें कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जिन्हें हम विधायक के नाम से जानते हैं, है ना। तो ठीक है, जानते हैं कि विधायक कौन होता है। दोस्तों, हमने अभी जो घटनाएं पढ़ी थी कहानी में वो पातालपुरम की थी। अखबार में जिक्र आया था पातालपुरम में गंदा पानी पीने से हैजे की बीमारी फैल रही है ना। तो पातालपुरम की ये घटना थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो जिलाधीश यानी कि कलेक्टर, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से हम परिचित हैं, है ना। हम जानते हैं कि जिलाधीश यानी कि जो कलेक्टर होते हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, है ना। किसी भी जिले के, हर जिले में एक होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आदि ये सब भी प्रशासन का एक हिस्सा हैं, ये सब भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, है ना। चिकित्सा अधिकारी जो है यह भी आपने नाम सुना ही होगा। लेकिन विधायक और विधानसभा ये दो नाम हैं, एक विधायक और एक विधानसभा, है ना। इनके बारे में दोस्तों क्या आपने कभी सुना है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र के एक विधायक होते हैं, ठीक है ना। विधायक का मतलब होता है एमएलए। अब हम जानते हैं इनके बारे में कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे वही जानकारी दी है जो मैंने भी आपको बताई थी कि विधानसभा के सदस्य को, है ना, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, यानी कि एमएलए कहा जाता है। दोस्तों, एमएलए का फुल फॉर्म मैंने बताया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी का संक्षिप्त रूप जो है वो एमएलए है। तो दोस्तों, विधायक का जो चुनाव होता है ना, ये किया जाता है हम लोगों के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा, ठीक है ना। जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डालने के अधिकारी हैं, ठीक है ना। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, यानी विधानसभा के सदस्य, ये लोग बन जाते हैं जिनको हम वोट डालते हैं, है ना। और फिर यही लोग जो है सरकार बनाते हैं, यानी सरकार के बनने में विधायक अपनी महती भूमिका जो है वो अदा करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जो है यानी एमएलए जो है वो कौन है? हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रतिनिधि है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है तो उसमें और ज्यादा स्पष्ट तौर पर हम जो है वह देख पाएंगे। दोस्तों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ठीक है ना। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में भी बटा हुआ है ना। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं राज्यों के, है ना। और दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि ये जो मानचित्र है इसको देखने के लिए कहा जा रहा है और इसमें हमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि को चुन रही है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अब दोस्तों, यहाँ बोल रहे हैं कि आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, है ना। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के हुआ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस नक्शे की बात की जा रही है जिसके विषय में हमसे ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है हमें एक उदाहरण दिया गया था। मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पे 68 जो है निर्वाचन क्षेत्र हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 68। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 68 ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, जो लोग विधायक होते हैं ना वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? यह भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें इसका भी उत्तर पता चलेगा। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, मान लीजिए कि हमारे देश में 100 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है ना, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, और आधे से अधिक यानी कि 50 से अधिक, लगभग 70 या 80 जो है निर्वाचन क्षेत्र से किसी एक पार्टी के विधायक जीत गए हैं, है ना, तो उस दल को बहुमत में माना जाएगा,
है ना, यानी ज्यादा मत जिन्हें मिले हैं। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, है ना, और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है ना, अभी हमने देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करेंगे दोस्तों, यानी कि बीजेपी, तो कितने, 44 विधायक। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की बात करेंगे तो 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो 1, निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं है 2। कुल योग कितना हो गया, 68। ठीक है, और इसी प्रकार की अगर हमें और जानकारी चाहिए तो वो हमें मिल जाएगी hpvidhansabha.nic.in पर। ठीक है ना, इस पर लॉग ऑन करने से हमें इस प्रकार की और जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीत लिया था और वो क्या बन गए थे, विधायक बन गए थे। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है, 68 है। इसलिए जो बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी एक जो राजनीतिक दल है उसको 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तभी तो वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सत्ता पक्ष में आने के लिए, है ना, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है कितने मतों की आवश्यकता होती है, आधे से अधिक मतों की। तो हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें 44 विधायक होने के कारण उसे बहुमत मिल गया और सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब अन्य सब विधायक जो विरोधी दल के सदस्य थे, जो बच गए थे, वो विरोधी दल के सदस्य बन गए। अब इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बन गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव होने के बाद दोस्तों जो सत्ताधारी दल है ना, जैसे कि भाजपा की मैंने बात करी थी, तो उसके जो विधायक है वो अपने नेताओं का चुनाव करते हैं, जो कौन बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री दोस्तों और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि वे शासन के जितने भी अलग अलग विभाग हैं, है ना, या मंत्रालय हैं, उन्हें चलाएं सुव्यवस्थित तरीके से। और उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं जहां से वे अलग अलग कार्यों का संचालन करते हैं, है ना, उनकी देखरेख करते हैं। दोस्तों विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, जितने भी विधायक हैं ना, एमएलए, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों जैसे कि अभी हमने देखा बीजेपी के, या वो विरोधी दल के हों जैसा कि अभी हमने देखा कांग्रेस के, है ना, तो वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे दोस्तों, विधानसभा में। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, यानी कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो इसके बारे में दोस्तों हम जो जानकारी है वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब ये है विधानसभा में एक बहस। यहां पर भी हमें शायद एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की, यानी कि जो भी राजधानी क्षेत्र रहा होगा वहां गए वो विधानसभा को देखने के लिए। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी, ठीक है ना। जो भवन था वो कैसा था, बहुत ही प्रभावशाली था और अत्यंत भव्य था। दोस्तों बच्चे जो थे वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, है ना, क्यूरियस थे, और सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर लेके जाया गया। पहले उनकी सुरक्षा जांच हुई पूरी, है ना। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, है ना, जहां से दर्शक लोग देख सकते हैं। वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी, यानी एक लाइन में जो है, एक कतार में जो है डेस्कें लगी हुई थी बहुत सारी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। उस समय जो कोई भी तत्कालीन समस्या चल रही थी उस पर यहाँ पर क्या होने वाली थी दोस्तों, बहस होने वाली थी, यानी कि डिबेट होने वाली थी, ठीक है ना। अब दोस्तों विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कि भाई हम क्या चाहते हैं। क्योंकि विधायक
असल में कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि। तो जब विधायक कुछ बोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह उनके क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके लोगों का ही तो नेतृत्व करते हैं, है ना? संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, है ना? अब विधायक जो हैं वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं कि इस पर जो है सरकार जो अभी सत्ता में है उसको ये करना चाहिए। तो दोस्तों, जो सदस्य है बाकी के, वे इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद जो मंत्री हैं वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री तथा जो अन्य मंत्री होते हैं ना, उनको निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं यहाँ या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ा करते हैं। हालांकि जो भी निर्णय दोस्तों लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। दोस्तों, आप समझिएगा कि लोकतंत्र में, है ना, यानी गणतंत्र में, प्रजातंत्र में विधानसभा सदस्य जो होते हैं ना, मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन लोगों से, ठीक है ना? किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं को होता है। बात करते हैं विधायक एक की, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक चित्र दिया गया है। इसमें आपको ये जो 6 अंक लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये 6, ये 5, ठीक है? ये देखिए 1 2 3 4। तो ये अलग अलग विधायक हैं जो क्या बोल रहे हैं, इस पर बात की गई। सबसे पहले विधायक एक की बात सुनते हैं। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दोस्तों, ये पहले विधायक ने अपनी बात रखी और अपनी बात में उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का जो है जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3 हफ्तों से वहाँ पे जो है 15 लोगों की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई है। और उनका यह विचार है, उनका यह मत है कि यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और सरकार का ध्यान इस तरफ वो आकर्षित करना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री का, है ना, कि वो कुछ करें, ठीक है ना, इस महामारी के लिए, इस बीमारी के लिए। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है विधायक 2 का। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है ना? तो दूसरे विधायक जो है वह क्या कर रहा है, जो दूसरे विधायक है वो क्या बोल रहे हैं कि यह जो स्थिति पैदा हुई है इसमें सरकार क्या कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, मैं यह जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो बीमारी है धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जैसा पहले विधायक ने बताया कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना? तो ये एक घातक रूप ले रही है, महामारी का रूप ले चुकी है। तो आखिर सरकार इसके लिए कर क्या रही है ना? अब विधायक 3 क्या कहते हैं, इन्हें सुनते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अब ये जो तीसरे विधायक है यह भी प्रश्न उठा रहे हैं कि इनका जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, जिसका नाम यहाँ पर इन्होंने बताया है तोल पट्टी, यहाँ पे पानी की बहुत क्या है दोस्तों, कमी है ना? और जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उन्हें पानी 3 से 4 किलोमीटर तक चल करके लाना पड़ता है। तो उनका प्रश्न है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है पानी पहुंचाने के लिए, है ना? और कितने कुएं हैं, कितने तालाब हैं जिनकी सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। यह प्रश्न उन्होंने उठाया है। फिर इसके बाद जिक्र है विधायक 4 का। ये कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं।
सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब ये जो विधायक 4 हैं ये कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग जो समस्या बता रहे हैं ये उसको बहुत ही ज़्यादा तूल देकर, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, राई का पहाड़ बनाकर बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्य करना शुरू भी कर दिया है और टैंकरों को भी काम पे लगा दिया है। और इसके अलावा जो ओआरएस के पैकेट हैं वह भी बांटे जा रहे हैं, एक तरह का इलेक्ट्रॉल समझ लीजिए आप, है ना। सरकार जो है वो लोगों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, भरसक प्रयास कर रही है, ऐसा इनका कहना है। फिर जिक्र आता है विधायक 5 का। ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये कहते हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाएं। अब दोस्तों ये जो विधायक 5 है ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर अस्पतालों की सुविधाएं जो है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है ना, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और ऐसे इन्होंने कई अस्पतालों के बारे में बताया जिनमें कोई भी डॉक्टर जो है वो है ही नहीं और जो चिकित्सा कर्मचारी भी है वो भी पिछले कई सालों से उनकी जो है नियुक्ति करवाई ही नहीं गई है ना, यानी वो पद खाली पड़े हुए हैं। और जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर लोग जो है वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। और ये जो है दोस्तों ऐसी स्थिति जो है स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके ऐसे समय में जब बीमारी बढ़ रही हो, तो ये एक शर्मनाक स्थिति है। और मेरे ख्याल से ये कहते हैं कि हालत जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, यानी बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो फिर हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि जो प्रभावित क्षेत्र के सब परिवार हैं उनको ओआरएस के पैकेट पहुंच जाएं, किस प्रकार से सुनिश्चित होगा। अब विधायक 6 की बात सुनते हैं। ये कहते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। जो विधायक 6 हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी विधायक जो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहाँ पर बता रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, तूल दे रहे हैं उन्हें, जबकि ऐसी कोई स्थिति वास्तविकता में नहीं है। क्योंकि पिछली सरकार थी जिसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था। हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और जो बरसों से हर तरफ, चारों तरफ जो कूड़ा फैल गया था, गंदगी फैल गई थी, हमने तो उसको साफ कराने का अभियान भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो भाग अभी हमने पढ़ा है ना, जिसमें एक बहस चल रही थी विधानसभा में, अलग अलग विधायक जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे, बहस कर रहे थे अपने अपने विषयों, अपने अपने मुद्दों पर, है ना। तो चल रही बहस के बारे में भी हमने देखा विधानसभा में जो चल रही थी, और सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई जो भी कार्यवाही थी, है ना, उस पर बहस कर रहे थे, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना, सब लोग मिल करके। और सामान्य भाषा में सरकार शब्द से जो तात्पर्य है कि सरकार शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, तो उससे जो तात्पर्य है वो शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं, है ना। अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग प्रभारी मंत्री हैं जो विधायक बने हैं राज्यों के लिए, ठीक है ना। तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। अब इन सब का जो सामूहिक प्रमुख होता है वो होता है दोस्तों मुख्यमंत्री, ठीक है ना, इसीलिए उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है कि वो मुख्य है। अब दोस्तों सामान्य मायने अगर देखे जाए तो उसमें तो अगर मतलब सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो बाकी के सारे विधायक हैं जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि विधायिका और इसमें क्या अर्थ है। तो विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं, जो कि कार्य संभालता है, कार्यभार देखते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि हमने पाठ के प्रारंभ में देखा था, ठीक है ना। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब और भी अच्छे से हम आगे चीजें देखेंगे इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो है शासन की कार्य प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सिर्फ विधानसभा होती है ना, वहीं पे ऐसा नहीं किया जाता कि बहसें हो रही है, विधायक आपस में बहस कर रहे हैं और या फिर अपने मत व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। सिर्फ ये विधानसभा में ही नहीं होता,
ठीक है ना। ये हम नियमित रूप से रोज अखबारों में, टीवी चैनलों में, है ना, न्यूज़ चैनलों में और अन्य संगठन को सरकार के बारे में बातें करते हैं यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों ये लोकतंत्र जो होता है ना, गणतंत्र, है ना, जिसका हम हिस्सा है, इसमें अनेक माध्यमों के द्वारा जो है लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पर दिया गया है जिसे हमसे देखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों जिक्र आता है विधानसभा का। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, है ना, यानी प्रेस मीट जिसे कहा जाता है। सभी मीडिया वालों को बुलाया जाता है, वो प्रश्न पूछते हैं और जो मंत्री जी हैं वो जवाब देते हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के कई प्रतिनिधि जो है वो काफी संख्या में आए थे, ठीक है ना, यानी कि रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर। अब इसमें क्या हुआ कि मंत्री और कुछ जो शासकीय अधिकारी हैं, जो अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, वो उपस्थित थे यहाँ पर, ठीक है। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया, है ना, कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इन परेशानियों के ऊपर। तो इस प्रेस वार्ता में अखबारों के जो संवाददाता थे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और इन चर्चाओं की एक रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, ठीक है ना। जो अगला पृष्ठ है उसमें ऐसी एक रिपोर्ट दी गई है, वो हम जरूर देखेंगे। फिर आगे कहते हैं कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की, यानी वो उन परिवारों से मिले जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, है ना। 15 लोगों की मृत्यु हो गई, हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना। अब अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार में इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा करी कि इन्हें इतने इतने जो है मुआवजा दिए जाएंगे, इतने रुपए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। यहाँ पे मतलब पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक प्रेस वार्ता थी, है ना, प्रेस मीटिंग थी, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जो उत्तर दिए, उसके आधार पर यहाँ पर ये जो है एक खबर आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने शब्दशः पढ़ूंगा इस खबर को जैसी कि लिखी गई है। सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पातालपुरम रवि आहूजा, जिसकी ये रिपोर्ट है। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा, वो लोग जो सत्ता में होते हैं ना, जिनकी सरकार सत्ता में होती है, सत्ता पक्ष जो होता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है, यानी उन्हें देखना होता है कि समस्याओं का निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है। वे यह कार्य जो है वो विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, है ना, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। इन सब विभागों के द्वारा वो अपने निर्देश देते हैं और कार्यों को पूरा करवाते हैं। दोस्तों उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है कि विधानसभा में जो प्रश्न आज पूछे गए थे उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। जो प्रश्न करने वाले लोग हैं उनको आश्वस्त कराना होता है कि आप निश्चिंत रहें, इस दिशा में भी हम जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उचित कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे कि प्रेस वार्ता आयोजित करना आदि, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप ये बात समझ गए होंगे कि सिर्फ विधानसभा ही वह जगह नहीं है जहां पे बहस होती है ना। और भी ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं एक लोकतंत्र में, खास तौर पर, जिनसे कि लोग अपने प्रश्न, अपने विचार
और प्रतिनिधि भी अपनी बातें, अपने उपाय जो है समस्याओं के जो उन्होंने तैयार किए हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो, और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। है ना, हर ग्राम में क्या होना चाहिए, एक स्वास्थ्य कर्मी होना ही चाहिए। दोस्तों, किसी विषय पर कानून बनाने का यह जो कार्य है, यह प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विभिन्न शासकीय विभाग यानी अलग अलग सरकारी विभाग जो हैं, इन कानूनों का क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, यानी उन्हें अपनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें माना जा रहा है या नहीं, कहीं इसकी अवमानना तो नहीं हो रही। और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में हम अगले वर्ष में जानेंगे कि संसद क्या होती है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी अपने लीडर को चुनती है, और इस तरह जो है शासन मुख्य रूप से जनता का ही होता है। ठीक है ना। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं दोस्तों, और कुछ सदस्यों को जो है मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग है। ठीक है ना, इन विभागों द्वारा दोस्तों जितने भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत करवाया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में जो दिया है वो मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट में अच्छे से बता देता हूं कि जो लोकतंत्र है ना, इसमें जो विधायक होते हैं ये दरअसल होते हैं जनता के प्रतिनिधि। ठीक है, और जो शासन होता है वो जनता का ही होता है, क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जा रहा है, जो कि जनता के ही प्रतिनिधि हैं। और जो सत्ता पक्ष होता है ना, यानी कि जिसके विधायक जीत जाते हैं, अधिक मतों से जीतते हैं, वो सरकार बनाते हैं, और इनमें से कुछ सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है। ये जो मंत्री है ये सरकार के अलग अलग विभागों के प्रभारी होते हैं। है ना, जैसे हमने अभी ऊपर उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य विभाग को देखा था। और ये विभाग द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। आप देख सकते हैं यह चित्र, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको भी पढ़ेंगे, वॉलपेपर की परियोजना। ठीक है, वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है दोस्तों। इसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट हो, है ना, यानी रुचि हो। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने का विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने गए विषय की पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में यानी ग्रुप्स में बांट देती है। और ये जो समूह यानी ग्रुप होते हैं वो उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठे होकर की गई जो सामग्रियां हैं उनको पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानियां, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वो एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखो तैयार किया गया वॉलपेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर जो है पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह में एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को यानी जितने भी ग्रुप्स हैं उनको अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों को। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों यह जो है इस अध्याय में दी गई जानकारी थी। शब्द संकलन देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है ना, निश्चित क्षेत्र से है, फिक्स जगह से है, जहां पर रहने वाले जितने भी वोटर्स हैं यानी कि जो मतदाता है वो अपना लीडर चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं।
उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड या फिर कोई क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द आता है बहुमत। कि बहुमत से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आशय जो है वो एक ऐसी स्थिति से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग जो है वो किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। फिर जिक्र आता है विरोधी पक्ष का। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विरोधी पक्ष जो है वो उन चुने हुए प्रतिनिधियों से इसका मतलब है, संबंध है, जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते, है ना, जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वो फिर विरोधी पक्ष बन जाते हैं ना, विपक्ष बन जाते हैं, जिनकी भूमिका सरकारी जो सरकार निर्णय लेती है ना, सरकारी निर्णय जो होते हैं और कार्य उन पर ये प्रश्न उठाते हैं, यानी एक तरह से उन्हें जागरूक करने का कार्य करते हैं और विधानसभा में विचार के लिए नए नए मुद्दे उठाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर जो है अंतिम शब्द के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस वार्ता यानी प्रेस मीट। तो दोस्तों मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप जो किसी भी विषय पर जो है अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उसमें उनसे अपेक्षा की जाती है या उम्मीद रखी जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी देंगे, लोगों को इसके विषय में बताएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको समझ में आया होगा, है ना, पूरी तरह से अच्छे से एक एक चीज आपने समझ ली होगी इस अध्याय, इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, यह जानकारी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ बेसिक छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। आज अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विधायक कौन है तो हमें उसका उत्तर पता होना चाहिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, आप अपने आसपास भी जो गतिविधियां होती हैं, जो घटनाएं घटती है ना, जैसे चुनाव का दिन है, आज वोट डालने जाना है, तो अब आप अपने बड़ों से इस संबंध में अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम क्यों वोट डालने जा रहे हैं, कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर वो कहते हैं कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, क्या सभी वोट डाल सकते हैं, है ना। कौन कौन नहीं डाल सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जो नहीं डाल सकता है। जिज्ञासा ही दोस्तों जो है वो आपको आगे लेकर के जाती है, यानी कि क्यूरियोसिटी। ठीक है ना, आपके मन में उठने वाले प्रश्न आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं यदि आप उसके उत्तर की खोज में हमेशा उत्सुक और तत्पर रहे तो। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है ना, सच्ची मेहनत और सच्ची लगन और आपकी ईमानदारी ही है जो आपको आपकी सही जगह तक पहुंचाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश कीजिए, है ना, और आगे बढ़िए। और आपसे ये अपेक्षा है कि आप जो है इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों के साथ में, है ना। और जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।